नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपनी सास का जीना हराम कर दिया। तो आइए जानते हैं, आज की कहानी का शीर्षक है जब बहू ने कहा, बुढ़िया तेरी औकात नहीं इस सोफे पर बैठने की। मेरी माँ यह सोफ़ा लंदन से लाई है, अब निकल यहाँ से भिखारिन कहीं की। जैसे ही बहू ने कहा कि अचानक उसके गाल पर चटाक की आवाज़ के साथ ज़ोरदार तमाचा पड़ा। जब उसने देखा तो उसके घर पर आज आखिर कौन आया था उसके घर, आइए जानते हैं। जाने कहाँ गई माँ। इधर उधर देखता हुआ विकास माँ को याद कर रहा था। जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने, लेकिन अब तक माँ नहीं मिली थी। एक हफ्ता हो गया। बेचारा वह हताश होकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक औरत उसके करीब आकर बोली, बाबूजी, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, कुछ मदद कर दीजिए। विकास ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने पास के ही ठेले से उनको खाना दिलवा दिया। वो गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे को बड़े ही प्यार से वहीं पर बैठकर खाना खिलाने लगी, जिसे देखकर विकास की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि हमारी माँ बचपन में कितने प्यार से मुझे और मेरी दीदी को ऐसे ही खाना खिलाती थी। जब तक मैं घर नहीं लौटता था, माँ तब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाती थी, भूखी ही बैठी रहती थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने आंसू ही पोंछ रहा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बोली कि बेटा, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। विकास वो आवाज़ सुनते ही चौंक गया। जैसे ही उसने सिर ऊपर करके देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। सामने गले में झोली डाले फटी हुई साड़ी में खड़ी कांता जी अपने ही बेटे से भीख मांग रही थीं। विकास अपनी माँ को देखते ही किसी छोटे बच्चे की तरह माँ से लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विकास रोते हुए बोला, माँ, कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पता है आपको कि मैं कब से दर दर भटक रहा हूँ। कांता जी कुछ नहीं बोली, बस बेटे को गले लगाकर रोती रही थीं। विकास ने कहा कि माँ, चलो घर चलो माँ, आपके बिना बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। कांता जी घर के नाम से ही डर गईं और पीछे हटने लगीं और बेटे से पीछे कदम हटाते हुए बोलीं कि नहीं नहीं बेटा, मुझे वहाँ लेकर मत जा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बेटा, तू नहीं जानता कि तेरे बाद मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। विकास ने अपनी माँ के कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला कि भरोसा कीजिए मुझ पर माँ, अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तब मजबूरी में कांता जी को बेटे के साथ घर आना पड़ा। दादी को घर में वापस देखते ही दोनों बच्चे दादी से लिपट गए। कांता जी दोनों बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। माँ को बच्चों के साथ खेलते देखा तो विकास जल्दी से रसोई में गया और माँ के लिए उनकी पसंद का हलवा बनाने लगा कि तभी मोनिका अपनी माँ के साथ किटी पार्टी से लौटी। मोनिका ने जैसे ही सास को सोफे पर बच्चों के साथ खेलते देखा तो उसका पारा गुस्से से आसमान में चढ़ गया और आंखें लाल कर दंदनाते हुए पीछे से कांता जी के बाल पकड़ते हुए बोली, तू कैसे आई बुढ़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? बोला था ना कि बस पैसे भेज दिया कर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला था मैंने, और यह क्या, ऐसे फटे हाल भिखारी जैसे कपड़े में मेरे सोफे पर आकर बैठ गई। पता भी है, मेरी मम्मी ने लंदन से मंगवाया है। इससे पहले कि तेरा बेटा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए, तू निकल यहाँ से।
भिखारिन जा यहाँ से। मोनिका ने इतना कहते हुए जैसे ही कांता जी को धक्का दिया तो विकास ने अपनी माँ को पीछे से आकर संभाल लिया। आप ठीक तो हैं ना माँ? कांता जी मोनिका को सामने देखकर थर थर मानो कांपे जा रही थीं कि तभी एक जोर का तमाचा मोनिका के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? विकास को अचानक से वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी भौचक्की रह गईं। तब मोनिका ने कहा, अरे आप कब आए? आप तो विदेश गए थे ना? कि इतने ही एक और तमाचा फिर से मोनिका के गाल पर पड़ा और विकास गुस्से में बोला, बाहर जाने का तो बहाना था। मैं तो अपनी माँ को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसको तुमने घर से बाहर सामान समझकर फेंक दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को नौकरानी का काम करने के लिए अपनी सहेलियों के घर भेज दिया। वह तो अच्छा हुआ मेहरा जी ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ पहले ही बता दिया, वरना। तभी मोनिका की माँ बोल पड़ी, नहीं विकास बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोनिका से कुछ मत कहो, वह तो समधन जी ने खुद ही कहा। विकास जोर से चीखा, खबरदार, हमारे परिवार के मामले में आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझी आप? शर्म आती है आपकी परवरिश देखकर। कैसी बेटी है आपकी, बल्कि आपने तो खुद ही उसका इस बेशर्मी में साथ दिया है। अरे तुम जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। गलती से भगवान ने तुम्हें औरत बना दिया। तुमने मेरी ही माँ को अपनी सहेलियों के घर की नौकरानी बना दिया, और वो भी कुछ पैसों के लिए। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी। तो मोनिका जोर से बोली, अरे तो कौन से तुम्हारी माँ के हाथ पैर घिस गए काम करने में? मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। आप तो मेरे हाथ में थोड़े से पैसे थमा देते हैं और कहते हैं कि घर चलाओ। इतनी महंगाई में कहाँ घर चलता है? अगर ये तुम्हारी बुढ़ी माँ काम करके हमारे लिए थोड़े पैसे कमा लेंगी तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी बुढ़िया पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। क्यों मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत है क्या? मैं सही कह रही हूँ ना? बोलिए। मोनिका उन्हें आंखें दिखाती हुई बोली। कांता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोली। तो मोनिका गुस्से में चिल्लाती हुई उनका हाथ पकड़कर बोली, बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? विकास ने ये देखकर लगातार कई थप्पड़ मोनिका के गाल पर जड़ दिए, जिससे मोनिका दूर जा पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ही तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओ? मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। मोनिका की माँ बोली। विकास बेटा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मोनिका की माँ विकास पर चीखते हुए आई तो विकास ने जोर से कहा, खामोश ही रहिए आप तो, और दोनों कान खोल कर सुन लो आप दोनों कि दूसरे बेटों की तरह नहीं हूँ मैं, जो बीवी के पल्लू में बंद कर अपनी माँ को ठुकरा देते हैं। अपना और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले ज़मीन सरक गई और दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। कांता जी फूट फूट कर वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगीं और बोलीं, बेटा, मेरे कारण अपना घर मत उजाड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। विकास जिद करके माँ को कमरे में लेकर चला गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, आप डरिए मत माँ, मैं हूँ तो सही, आप चिंता क्यों करती हैं? आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? आप बस मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि मोनिका ने आपके साथ क्या किया है। आपका इतना अपमान हुआ, कोई मेरी माँ का अपमान करे, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप बस एक बार मुझे मोनिका की सारी बातें बता दीजिए, फिर देखिए कि मैं उन दोनों का क्या हाल करता हूँ। कांता जी तब रोते हुए बोली कि बेटा, बहू की एक सहेली महिमा, उसने मुझे बहुत। यह कहते कहते ही वह रुक गईं और रोने लगीं। कांता जी
रोते रोते वो सब कुछ याद करने लगी जो उनके साथ हुआ था। आइए कुछ समय पहले चलते हैं। अरे मम्मा, ये कैसी काम वाली को रख लिया है आपने? देखिए मेरे कपड़े, कल ये सॉस का दाग लगा था जो अभी तक नहीं धुला है। अब आप ही बताओ, मैं स्कूल क्या ये गंदी यूनिफॉर्म पहन कर जाऊं? इससे अच्छी तो हमारी पहले काम वाली थी। उर्मी अपनी माँ महिमा से कहती है। तभी उसका भाई अक्षित भी आकर बोला, हाँ मम्मी, निकालो इनको। मेरे कमरे में कोई भी चीज़ें जगह पर नहीं मिलती हैं। ऊपर से जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में रहते हैं तो बिना आवाज़ दिए ही अंदर घुसी चली आती हैं। और तो और इनके पास से बहुत गंदी सी बदबू आती है। एक तो मुझे इन्हें आंटी कहने का मन नहीं करता है। वो तो पापा की वजह से मैं और दीदी इन्हें आंटी कहते हैं। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, क्या यह तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? महिमा बोली कि अच्छा ठीक है उर्मी और अक्षित, कल से तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें जगह पर मिलेंगी। अब जाओ, मैं इस कांता से, काम वाली से बात करती हूँ और इसको देखती हूँ। महिमा कांता जी को आवाज़ लगाने लगी। तब कांता जी का कोई उत्तर नहीं मिला तो महिमा घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखने लगी तो कांता जी ग्लास में चाय पी रही थीं। तब महिमा बोली, क्यों री कांता, तुम्हें क्या यहाँ हम आराम करने और चाय पीने के लिए लेकर आए हैं? तुम मेरी सास नहीं हो कि यहाँ तुम्हें बैठाकर रोटी और चाय दूंगी। वो तो मुझे मोनिका ने कहा था कि तुम्हें घर के सारे काम आते हैं और बच्चों की देखभाल भी तुम कर लोगी, इसीलिए तुम्हें काम पर रख लिया। मैंने तो तरस ही खाया। अरे मेरे घर में ही रहती हो, तीनों टाइम का खाती हो, फिर भी ढंग से काम नहीं करती हो। अचानक से महिमा को देखकर कांता जी डर गईं और जल्दी में उनका मुंह गर्म चाय से जल गया। उन्होंने चाय को एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब, आप यहाँ? मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? बताइए, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसे सुधार लूँगी। महिमा बोली कि सुधरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, आखिर तुम पर इतना खर्च जो कर रही हूँ। आगे से अगर कुछ भी गलती हुई तो याद रखना, सीधे मोनिका से तुम्हारी शिकायत करूँगी मैं और पैसे भी पूरे नहीं भिजवाऊंगी। उर्मी के कपड़े ढंग से तुमने धोए नहीं हैं, इन पर दाग लगे हैं, और अक्षित का सामान तुम यहाँ से वहाँ कर देती हो। कल से दोनों बच्चे जो जैसा कहे वैसा ही करना। याद रखो कि मैं अकेली तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ। इस घर का एक एक सदस्य जो है तुम्हारा मालिक है। तुम्हें इस घर के एक एक सदस्य की बात सुननी पड़ेगी। अब जाकर अपना काम निपटाओ। जाओ, यह देखो, यहाँ छुपकर पूरे दिन खाती रहती है। न जाने मोनिका ने मुझे कहाँ फंसा दिया। महिमा के जाते ही बेचारी कांता जी फूट फूट कर रोने लगीं। चाय छोड़कर आंचल से आंसू और मुंह दोनों पोंछते हुए घर के अंदर रसोई में चली गईं और फिर महिमा के कहे अनुसार सारा काम खत्म किया। देखते ही देखते दोपहर के 1 बज गए। महिमा पानी लेने के लिए जब रसोई में आई तो कांता जी बोली, मालकिन, सारा काम हो गया है। आप कहो तो मैं थोड़ा सा खा लूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। महिमा गुस्से में बोली, क्यों, सुबह तुम चाय तो पी रही थी। कांता जी बोली, वो तो बस चाय थी, अभी तक कुछ खाया नहीं है मैंने। बीमार पड़ जाऊंगी तो भी सबको दिक्कत होगी और आपके लिए भी तो बोझ बन जाऊंगी। आप कहो तो क्या मैं अक्षित बाबा का बचा हुआ नाश्ता खा सकती हूँ? तो महिमा बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नज़र मेरे बेटे के नाश्ते पर ही रहती है। तो कांता जी हाथ जोड़कर बोली, मैं भला उनके खाने पर नज़र क्यों रखूँगी मालकिन? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं वो बचा हुआ खाना बर्बाद ना हो जाए तो मैं ही खा लेती हूँ। कहते कहते कांता जी रो रही थीं तो महिमा बोली, चल ठीक है, खा ले, लेकिन जब मेरे बच्चे खाते हों तो उनके सामने मत जाना। इतना कहकर वो चली गई।
बेचारी कांता जी ने जल्दी से अक्षित का छोड़ा हुआ झूठा नाश्ता खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर से दोपहर के खाने में लग गईं। कुछ घंटे बाद सारा काम खत्म करके पीछे अपने कमरे में गईं। नहा धोकर कुछ पल को आराम कर ही रही थीं और छत को निहारते हुए बोलीं, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे बेटे ने भी मेरी सुध नहीं ली? और मेरी बहू, मैंने उसके साथ क्या इतना बुरा किया था जो उसने मुझे अपनी सहेली के यहाँ नौकरानी बना दिया? भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? अरे, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो मुझे अपने पास ही बुला लो। कहते कहते कांता जी फफक कर रोने लगीं। बेचारी कांता जी के पति कृषि विभाग में काम करते थे। एक बेटा और एक बेटी थी। अच्छे व्यवहार के कारण कांता जी और उनके पति अशोक जी आस पड़ोस के सभी लोगों के सम्माननीय व्यक्ति थे। बेटी के लिए जब एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने उसकी जल्दी ही शादी कर दी और एक बेटा विकास था तो उसे भी पढ़ा लिखा कर ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। विकास नौकरी ढूंढ ही रहा था। उसी दौरान रोड एक्सीडेंट में अशोक जी चल बसे, जिसका कांता जी को बहुत सदमा पहुंचा। जैसे तैसे घर की जिम्मेदारियों को कांता जी ने अकेले संभाला। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पति इतना सब कुछ छोड़ गए थे कि वो आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकती थीं। भगवान की कृपा हुई, विकास को अच्छी नौकरी मिली। अपने दुख से बाहर होने के लिए कांता जी ने विकास की शादी मोनिका से तय कर दी और हंसी खुशी रहने लगीं। जब तक पति थे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, पर समय कब बदल जाता है ये कोई नहीं जानता। सोचते सोचते कांता जी की आंख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही पल तो हुए होंगे, तभी महिमा उनका दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटने लगी और कहने लगी, अरे ओ बुढ़िया, खा पी के पसर गई है क्या? दोपहर का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? अभी फ़ोन करती हूँ मोनिका को और कहती हूँ कि अपनी परेशानी को ले जाए यहाँ से, वहीं सीधा करेगी तुझको। सच कहते हैं लोग कि बुढ़ी औरतों को कभी काम पर नहीं रखना चाहिए। अब निकलेगी कमरे से कि दरवाज़ा तोड़ दूँ? कांता जी जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने लगीं। महिमा ने एक ज़ोर का थप्पड़ कांता जी को मार दिया और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछे बिना आराम से यहाँ नींद ले रही थी? क्या तुम्हें सोने के लिए यहाँ पैसे मिलते हैं? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। कांता जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटी, इतना थक गई थी कि लेटते ही कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। तो महिमा बोली, खबरदार जो मुझे दोबारा बेटी बोली तो। मैंने क्या समझाया था? मुझे मालकिन कहोगी तुम, और बिना मुझसे पूछे सोने के लिए यहाँ आई तो पैसे काट लूँगी, याद रखना। अब जाओ यहाँ से। कांता जी काम करने लगीं। इधर महिमा ने मोनिका को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। मोनिका ये कैसी काम वाली है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, जब देखो तब सोती रहती है। अगर यहीं चलता रहा तो अगले महीने मैं इसे वापस भेज दूंगी। तो मोनिका बोली, देखो महिमा, तुम मेरी सहेली हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जान पहचान की और भरोसे की औरत भेजी थी। अरे ज़रा बूढ़ी हो गई है तो एक रोटी ज़्यादा दे दिया करो, तब देखना एक की जगह दो काम करेगी। और ज़रा दो उसे फ़ोन, मैं बात करती हूँ उससे। महिमा ने फ़ोन तुरंत ही कांता जी को दे दिया और वहाँ से चली गई। तो मोनिका उधर से बोली कि क्या बात है बुढ़िया, लगता है आप अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहती हैं। बोलो तो तेरी बेटी के ससुराल वालों को बता दूं कि तू कहाँ काम करती है और क्या काम करती है। तो कांता जी बोली, नहीं नहीं बहू, मेरी बेटी के ससुराल वालों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी गृहस्थी खराब हो जाएगी।
कांता जी रोते हुए बोली, बहू, तुमने तो मुझे यहाँ ये कहकर भेजा था कि तुम्हारी सहेली है, उसकी माँ नहीं है तो उसे बच्चों को कैसे रखते हैं ये सिखाना है और 1 हफ्ते में लौट आना है। मगर यहाँ तो 3 महीने हो गए, तो मुझे लेने भी नहीं आई और मुझे नौकरानी के काम पर लगा दिया है। इनके बच्चे सारा दिन मेरी शिकायत करते हैं। ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने? भगवान से डरो बहू, मैंने तो तुम्हें बेटी समझा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर कांता जी फूट फूट कर रोने लगीं। तो मोनिका बोली, बुढ़िया, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि तुझे कोई बढ़िया काम पर रखेगा? ऑफिस में काम करवाएगा तुझसे? अच्छा है कि कुछ काम करके खा रही है तू, और जो पैसे तुम्हारे काम के मिलते हैं उन्हीं पैसों से रक्षाबंधन और तीज त्योहार में तुम्हारी बेटी के लिए उपहार भेजा जाता है। चुपचाप से काम करती रहे वहाँ पर, वरना बेटे और पोते का मुंह देखने के लिए भी तरस जाएगी। अब रख फ़ोन। इतना कहकर मोनिका ने फ़ोन रख दिया। कांता जी सोचने लगीं कि बहू तो चलो पराए घर की है, मगर मेरा बेटा जाने किस दुनिया में जीता है। इतने महीने से अपनी माँ को ना देखकर भी पूछता नहीं अपनी पत्नी से सवाल जवाब, अपनी पत्नी से कोई सवाल जवाब भी नहीं किया। क्या आजकल की दुनिया में माँ बाप की परवरिश, प्यार सब बच्चे भूल जाते हैं? तभी महिमा वहाँ आई और बोली, ओ मैडम, किन ख्यालों में बैठी हो? अब जाओ शाम के चाय पानी की तैयारी करो। और हाँ, परसों मेरी कुछ सहेलियाँ आएंगी, तो अच्छे से घर की साफ़ सफाई करना, और चाय समोसे कचौड़ी और कुछ आता हो तो वो भी बना लेना, और कुछ गड़बड़ की तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। इतना कहकर वो चली गई। 2 दिन बाद कांता जी सुबह से ही घर का काम करने में लगी रहीं। उनकी थकान उनके चेहरे से नजर आ रही थी। शाम में जब महिमा की सहेलियां आईं तो सब खाना खाकर बहुत खुश हो रही थीं। करीब 2-3 घंटे बाद जब सब जा रही थीं तो महिमा की एक सहेली रूपा बोली, अरे महिमा, मुझे ज़ोर से प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी तो पिला दो। महिमा ने कांता जी को आवाज़ लगाई तो कांता जी धीरे धीरे पानी का गिलास लेकर आईं। उनका हाथ कांप रहा था, क्योंकि अब तक वो थक कर चूर हो चुकी थीं। जब तक वो रूपा को पानी देती कि अचानक से उनके हाथों से गिलास नीचे गिर गया और रूपा के कपड़े गीले हो गए। तो रूपा गुस्से में बोली, क्यों ऐसे बूढ़े लोगों को काम पर रखती हो महिमा? किसी ने देख लिया तो पुलिस में शिकायत कर देंगे और तुम जेल की हवा खाओगी। और तो और इस औरत को देखकर तो लगता है कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है पहले भी। 3 महीने में पहली बार अपने लिए कुछ अच्छा शब्द सुनकर कांता जी की आंखों में चमक आई और वो बोली, बेटी, मैं भी अच्छे परिवार से ही हूँ। जाने किसके धोखे और अपनी मजबूरी में मैं यहाँ रह रही हूँ। रूपा को सब याद आते ही बोली, हाँ याद आया, मैं जब भुवनेश्वर गई थी तब आपको मैंने विकास जी के घर में देखा था। आप क्या पहले उनके घर काम करती थीं? मगर उन्होंने तो कहा था कि उस घर में बस उनकी माँ ही रहती हैं। महिमा बोली, रूपा, तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी कंपनी वाले विकास जी जो भुवनेश्वर में रहते हैं? तब रूपा तपाक से बोली, हाँ हाँ महिमा, वहीं जिनकी पत्नी मोनिका हम लोगों के घर किटी पार्टी में 6 महीने पहले आई थी। क्या तुम उसे भूल गईं? तो महिमा बोली, अरे उसी मोनिका ने ही तो इन्हें मेरे पास भेजा है। तो क्या ये मोनिका की सास हैं? उन दोनों ने इतना कहा और कांता जी फूट फूट कर रोने लगीं। मोनिका की सच्चाई अब सभी लोगों के सामने आ गई। तो रूपा ने कांता जी को भरोसा दिलाया और बोली कि आंटी, आप अब फिक्र ना करें, हम आपको वापस भुवनेश्वर भेज देंगे। मगर हमें मोनिका से ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ पैसे के लिए वो इतना नीचे गिर जाएगी। वाकई में उसने बहुत गलत किया है,
यह बहुत गलत बात है। तब महिमा बोली, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने भी जांच पड़ताल नहीं की। और आंटी जी, आपने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया कि मोनिका आपकी बहू है। चुपचाप मेरे घर में काम करती रहीं, मुझे भी पाप का भागीदार बनने दिया। इस महीने के पैसे मैं आपके हाथ में रख देती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाइए। तो रूपा बोली, महिमा, इसमें इनका क्या दोष है जो तुम उनके साथ इस तरह से बात कर रही हो? अरे, अगर इनकी जगह कोई दूसरी काम वाली भी होती तो भी तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम तुम्हें इनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए ना। अब ऐसा करो कि बस की टिकट करवा दो और भेज दो इन्हें विकास जी के पास, और फ़ोन करके विकास जी को इन्फॉर्म कर देना, वो इन्हें स्टेशन से ले लेंगे। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले गए। अगले ही दिन महिमा ने टिकट कटवाया और कांता जी को उनके सामान के साथ एक बस में बैठा दिया। पर कांता जी को महिमा ने मोनिका के कहने पर गलत बस में बिठा दिया, जिस कारण वो कभी भी घर पहुंच ही नहीं पाईं और रास्ते में ही दर दर की ठोकरें खाती रहीं, अपने बेटे को याद करके रोती रहतीं। जब रूपा ने विकास को सारी सच्चाई फ़ोन पर बताई तो उसके होश उड़ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चों से फ़ोन करके पूछा तो वहाँ भी उसकी माँ नहीं पहुँची थी। उसने अपनी माँ को हर जगह ढूंढना शुरू किया और आज 1 हफ्ते बाद उसकी माँ उसे इस हालत में मिली थी। कांता जी अपने ख्यालों से बाहर आईं तो विकास ने देखा कि उन्हें हल्का सा बुखार भी है। उसने उन्हें दवाई दी और बच्चों को दादी के पास छोड़कर अपने कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। तो मोनिका को यह सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विकास अचानक से अपना सामान पैक क्यों कर रहा है। उसने तब विकास से कहा, देखिए विकास, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए, मैंने यह सब नहीं किया है। वो तो मम्मी जी अपनी बेटी के लिए न जाने क्या क्या करेंगी। मैंने उन्हें भेजा था कि बच्चों की देखरेख की बातें एक महिला केंद्र में जाकर सिखानी है और वो वहाँ पर घर घर जाकर काम करने लगेंगी। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उनसे थोड़ी ना कहा था ये सब करने को। तो विकास बोला, अच्छा, पर तुमने तो कहा था कि माँ वृंदावन और दूसरे तीर्थ स्थान पर जाएंगी, फिर समाज सेवा कल्याण केंद्र में कुछ वक्त बिताएंगी। फिर माँ वहाँ कैसे चली गईं? मोनिका ने अपने बचाव में बातें बतानी शुरू की तो कांता जी तभी कमरे से बाहर आईं और मोनिका के हाथ में पैसे रखती हुई बोलीं, लो बहू, ये पिछले महीने की कमाई है, पर अब मुझे कहीं मत भेजना बेटा। इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में ही रह लेती। इतना कहते हुए कांता जी रोते हुए अंदर चली गईं। मोनिका कुछ कहती उससे पहले ही विकास बोला, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। यह मैंने कभी नहीं सोचा था। याद है तुम्हें, जब तुम शादी करके मेरे घर में आई थी तो मेरी माँ ने तुम्हें कितना प्यार दिया था, तुम्हें कितना प्यार से रखा था उन्होंने, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। एक बेटी से भी ज़्यादा तुमको चाहा था। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। लेकिन तुमने क्या किया? जो संपत्ति मेरी माँ की थी उसे तुमने धोखे से अपने नाम करवाया। उसके बाद भी तुम्हें मेरी माँ की रोटी तक भारी लगने लगी, जो उन्हें दूसरे के घर में नौकर का काम करने भेज दिया। तब मोनिका बोली, देखो जी, इसी वजह से मैंने उन्हें भेजा था। वो घर में आती नहीं है कि आप माँ माँ की रट लगा लेते हो। और वैसे भी तुम्हारी माँ कह रही है ना कि उन्हें गांव भेज दो, तो भेज दो। आज ये घर में घुसी नहीं कि फिर से कलह शुरू कर दी। तो विकास बोला कि मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी, मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी। तब मोनिका ने कहा, मुझे आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहना, वो मुझे एक आँख नहीं भाती। जायदाद, इस उम्र में भला वो जायदाद लेकर क्या करेंगी? उनके खर्च भर के पैसे
हम उन्हें दे देंगे। इससे ज़्यादा मैं आपकी माँ और अब आपकी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कांता जी ने जब यह सब कुछ सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अपने कमरे से ही विकास को आवाज़ लगाई और कहा कि बेटा, मेरा अब शहरों की ज़िंदगी से मन ऊब गया है। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तुम मुझे गांव छोड़ देते तो अच्छा होगा। तुम्हारे बाबूजी की यादों के सहारे मैं वहाँ भी जी लूँगी। इस शहर में तो घर उन्होंने इसीलिए बनवाया था कि जब सब साथ रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। प्यार तो रहा नहीं, बची कुची इज्जत ही समेट लूँ तो चैन से मर सकूँगी। विकास सब कुछ समझ गया कि माँ ने सब सुन लिया है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर अब वो नहीं रुकी। अगले ही दिन जाने की जिद करने लगी। वहीं उनका पोता राघव जाती हुई दादी माँ के कदमों से लिपट कर रोने लगा। बेटे की गृहस्थी बचाने की खातिर जहर का घूंट पी रही थी, पर जाते जाते उन्होंने अपनी बहू मोनिका को कहा कि याद रखो बहू, बबूल बो रही हो तो आज ना तो कल कांटे भी तुम्हें ही चुभेंगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर कांता जी हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चली गईं और 2 दिन बाद ही विकास भी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए चला गया। कांता जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और मोनिका से सारे रिश्ते तोड़कर अपनी माँ के साथ ही हमेशा के लिए रह गया। समय बीतता गया। अब राघव भी बड़ा हो गया और कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू प्रीति आई। प्रीति ने राघव के साथ मिलकर विकास के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मोनिका से सारी चीज़ों को उन्होंने अपने नाम करवा लिया। और अब प्रीति ने एक एक करके मोनिका की सारी चीज़ों को जब अपने नाम करवा लिया तो एक दिन ऐसा आया कि जब उसने मोनिका को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। राघव भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही सब करते देखा था बरसों पहले। मोनिका जब वृद्धाश्रम पहुँची तब उसे एहसास हुआ और उसे अपनी सास की कही हुई बातें याद आईं। अब यही सब सोच सोच कर वह पछतावे की आग में जलती रही और अपनी सास और पति से अकेले में माफ़ी मांगती रही। पर अब तो माफ़ करने वाला भी कोई न रहा था। सास परलोक सिधार चुकी थी और पति से माफ़ी मांगी तो उन्होंने भी माफ़ नहीं किया और उल्टे पांव उसे वृद्धाश्रम में उसे वापस लौटना पड़ा। अब बस पश्चाताप करते हुए वह अपने दिन गिनती रही। अब ईश्वर से बस वो मौत मांगती थी। मायके में भी उसका कोई न था। माँ ईश्वर के यहाँ थी और भाभी ने धक्के मारकर उसे घर भेज दिया था। इसीलिए माँ बेटी अब जैसा भी रूखा सूखा मिलता वहीं खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह कहावत सिद्ध करती है, यह कहानी ये हमें सिखाती है कि हमें भविष्य का भी ख्याल करना चाहिए कि कब समय का पहिया उल्टा घूमेगा और पता भी नहीं चलेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल यहीं भोगना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और चैनल से जुड़े रहें।